आज तारीख हो गई 17 है। control and coordination. Second, प्राणियों में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पारुल, प्राणियों में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब सर कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब सबको सामंजस्य बनाने क्यों पड़ती है? प्रश्न क्वेश्चन इज दैट बिना कोऑर्डिनेशन के काम सारी की सारी चीजें स्मूथली चल सके। खड़े रहो अभी और हाथ खड़े करो। लिबिया या नाबिया? नबिया। अच्छा, नै पे भी कोई मात्रा नहीं है ना, डंडा है। हाँ, नबिया बताओ। ऑर्गन इंट्रैक्शन के लिए और फंक्शन को और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। वो बता दिया उसने, ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहिएगा? केवल ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करना। सब वही 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 कोऑर्डिनेट हाँ हाँ, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, है ना? टू मेंटेन द जो बाहरी परिवर्तन है, उन परिवर्तनों से शरीर को सुरक्षित रखना, अंदर के वातावरण को कांस्टेंट रखना, उससे अंदर का वातावरण प्रभावित ना हो, इस प्रकार से होम्योस्टेसिस करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। बैठिए। किसके लिए? होम्योस्टेसिस। ठीक, पहला आंसर आ गया, होम्योस्टेसिस चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? हाँ, ये था वो जो आप बता रही थी। आप कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती ये नहीं बता रही थी, आप ये बता रही थी कोऑर्डिनेशन क्या है। क्यों भाई? नबिया के अलावा कोई और बताएगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हम्म? हाँ, तो कौन से नहीं आ रही? हाँ? क्या खराब हो गई? तबीयत खराब चल रही है आपकी? हाँ, काफी पहले से, एक बार पहले भी आपको वो लगे हुए थे। हाँ। कौन बताएगा बच्चों, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल सिंपल। बैलेंसिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब बैलेंस बनाना। मैं चल रहा हूँ तार पे, बैलेंस। बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करना। बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करना। ये उल्टा सीधा ही बनोगे जब क्लास से एब्सेंट रहो, और जेंट रहोगे तो जवाब देते फटाफट, है ना? नबिया बता दे क्या होता है कोऑर्डिनेशन?
वही है और इंटरेक्ट बिटवीन टू और मोर ऑर्गन्स, हाँ, टू कॉम्प्लीमेंट देयर फंक्शंस। समझ में आया नहीं? या है हाँ, इंटरेक्ट करना, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन क्या करते हैं बच्चों? इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, पूरक बनते हैं, एक दूसरे के फंक्शन के क्या बनते हैं? पूरक। कोई एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं मुझे आप इस कोऑर्डिनेशन की घटना को? कोई एग्जाम्पल लेके बता सकते हो? तो बच्चा कोई उदाहरण बता सकता है इसका? फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा? अगर इस बच्चे ने कहा कि हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, हमारे शरीर की ऑक्सीजन की सप्लाई जो नॉर्मली जितनी है उतनी रहती, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे, क्या करें? तो फिजिकल एक्सरसाइज करने में हमारी मसल्स को काम करना पड़ेगा। जब उन्हें काम करना पड़ेगा तो उन्हें चाहिए क्या? एनर्जी। उन्हें क्या चाहिए बच्चों? इसमें मसल्स हैं, मसल्स को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहां से मिलेगी? ये ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज से कैसे मिलेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और किस रूप में मिलेगी? एटीपी के रूप में एनर्जी मसल्स को मिलेगी। तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई तो नॉर्मल है, अगर हमें एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब है जो सामान्य दर से हम श्वसन ले रहे हैं उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या बढ़ाना पड़ेगा? तो यहां पर लंग्स हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प कर रहे हैं? लंग्स ने बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन अंदर खींचनी शुरू कर दी, लेकिन वो तो चाहिए कहाँ? वो तो चाहिए मसल्स को। अब लंग से मसल तक ले जाने का काम किसका है? ब्लड का। किसका है? और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका मतलब फास्ट होगा। कौन फास्ट होगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्या होना पड़ेगा? फास्ट होना पड़ेगा। और जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को फास्ट होना पड़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ानी पड़ेगी। हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप क्या होगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालना शुरू करेंगी। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगी? जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सके? नॉर्मल कर सके। बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सके? नॉर्मल कर सके। क्योंकि स्वेट पसीने का क्या काम है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को क्या करना? इसी के साथ साथ मेटाबॉलिक ग्लूकोज जब टूटेगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे, और उन मेटाबॉलिक वेस्ट का ब्लड के माध्यम से छनाई भी जरूरी है। तो किसका फंक्शन बढ़ गया? किडनी का। यानी आपके एक एक्सरसाइज करने से इंटरेक्ट हुए कौन? मसल्स के काम करने से लंग्स भी इंटरेक्ट हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी आपका इंटरेक्ट हुआ, किडनी भी आपकी इंटरेक्ट हुई, और इवन लीवर भी होता है। इवन क्या होता है? लीवर भी होता है, क्योंकि ग्लूकोज कहां से आएगा? वो फटाफट ग्लूकोज, मतलब कि जो स्टोर फूड है वहां से आएगा। जो स्टोर है वो खर्च हो गया तो वहां से भी आएगा, और वो सारा का सारा तंत्र मिलके उस इमरजेंसी कंडीशन को मेंटेन करता है। हाँ? एक दूसरे के फंक्शन को, एक दूसरे के वर्क को कॉम्प्लीमेंट किया, पूरक बने कि भाई तू कर, चिंता ना करे, है ना? जैसे आप चिनाई करने लगे तो एक मजदूर आके आपको ईंट पकड़ाने लगे, एक आप सो रहे तो वो पकड़ाने लगे। तो आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना आए तो उसके पूरक बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर है बच्चे। तो ये क्या होता है बच्चे? कोऑर्डिनेशन है। ये क्या है? और ये हम क्यों कर रहे हैं? अंदर का वातावरण क्या रहे? नॉर्मल रहे, अन्यथा ऑक्सीजन खत्म होकर हमारे मसल्स मरने शुरू हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन की हम सप्लाई नहीं करेंगे। उनको सारा का सारा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हंगर लगती है, भूख लगती है ना? कहते भाई ग्लूकोज खा लिया तुमने,
ग्लूकोज क्या कर दिया ब्लड में से कम हो गया। अब क्या करो, कुछ खाओ, तो एक्सरसाइज के बाद आपको भूख लगती है। तो यानी बहुत सिस्टम है भैया जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट, अन्यथा ये नहीं हो तो क्या होगा, आपका ग्लूकोज अंदर का खत्म, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं, हाइपोक्सिया हो जाएगा आपको, हैं? आपके नर्व मरने शुरू हो जाएंगे। अगली बार आप एक्सरसाइज करने की सोचने के दिन, अगली बार आप एक्सरसाइज करने की, तो बहुत बुरा काम है ना? कैसे कर, बॉडी मेंटेन भी सब होगा। हाँ, बॉडी का जो अंदर का एनवायरमेंट है, अंदर का बैलेंसिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इट इज कोऑर्डिनेशन। ये क्या है बच्चे, इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए प्राणियों में क्या सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए क्या चीजें हैं, दो कंट्रोलिंग सिस्टम है। कितने कंट्रोलिंग सिस्टम है, कौन कौन से, वेरी गुड। देखो हम लेसन को वैसे ही लेके आगे बढ़ रहे हैं जैसे आपको वो किया था, तो एक की बात दूसरे की डिमांड है, तो भैया कोऑर्डिनेशन जरूरी हो गया। अब कोऑर्डिनेशन करें किससे, कौन करे कोऑर्डिनेशन, तो आपके शरीर में कितने सिस्टम है, कौन कौन से, एक न्यूरल सिस्टम है और दूसरा केमिकल है, एक केमिकल ही है, केमिकली, एक न्यूरॉन्स के द्वारा है, एक बाय न्यूरॉन्स और एक बाय केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, हार्मोन। केमिकल्स क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, कोई बच्चा मुझे बता सकता है हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स वो रसायन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होके सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। वे रसायन जो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट करके सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं, दे आर हार्मोन्स, सीधे ब्लड में। और वो ग्लैंड जो इन हार्मोन्स को, इन केमिकल्स को सिक्रीट करती है, क्या कहलाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसका पूरा सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहलाता है, एक न्यूरल सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा। भाई एक सिस्टम से काम चल जाता है, दो की जरूरत क्यों, एक सिस्टम से काम, जब ये भी कंट्रोल और इंटीग्रेशन कर रहा है, ये भी कंट्रोल और इंटीग्रेशन कर रहा है, तो एक सिस्टम बहुत था, तो क्यों, एक फास्ट है और एक स्लो है, एक फास्ट है और एक स्लो है। फास्ट कौन सा है, न्यूरॉन सिस्टम जो है ये फास्ट है, और स्लो कौन सा है, ये फास्ट क्यों है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। जहां से बल्ब बंद करूंगा वहां पंखा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां से वहां तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ना। तो यही सिस्टम यहाँ है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसलिए ये फास्ट है। और ये स्लो क्यों है, ब्लड के फ्लो के साथ जा रहा है, ब्लड के फ्लो के साथ जाएंगे ये, है ना। अब आप समझ गए जो यूनिसेलुलर है उनमें नर्व क्यों नहीं है वो यूनिसेलुलर, है वो यूनिसेलुलर। तो न्यूरॉन का कोई काम नहीं रहा, वो भी उतना ही काम तेजी से काम करेगा जितना कि उसके प्रोटोप्लाज्म कर रहा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म पूरे में फैला हुआ है ना, कहीं दूर थोड़ा लेके जाना है। हाँ, जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़े हैं, तो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है, नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखा गया, कौन सा फाइलम है, एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, दूसरी ने भी कर दिया, हाँ, सिलेंट्रेटा। कौन सा है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कोई एनिमल बताओ, एक कोई भी एनिमल, हाइट, कोई भी एक एनिमल क्या है बच्चों, सिलेंट्रेटा का एक एग्जाम्पल इस बच्ची ने बताया, हाइड्रा।
टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं इस फाइलम में, है ना। इनमें न्यूरॉन्स, क्या इनमें नर्व है? नो, नर्व सेल्स है। क्या है? और बहुत प्रिमिटिव टाइप की नर्व सेल, बहुत प्रिमिटिव टाइप की प्रारंभिक स्तर की नर्व सेल है बच्चों इनमें। कैसी सेल है? बहुत ही प्राइमरी लेवल की नर्व सेल इनमें पाई जाती है ना। क्या होता है इनकी नर्व सेल में? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, है ना। सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी तो होती है, सेल बॉडी तो, और सेल बॉडी से कई फाइबर्स निकलते हैं अनडिस्टिंग्विश। क्या है? अनडिस्टिंग्विश। अनडिस्टिंग्विश का मतलब अविभेदित है, यानी कार्य के आधार पे वो अविभेदित है। कौन क्या काम करेगा नहीं पता उन्हें, ना कोई निर्धारित नहीं है। काम दो ही होते हैं। क्या होते हैं? सूचना को लाना, संदेश को ले जाना। सूचना को लाना, संदेश को, या एक सूचना को लाना, दूसरी सूचना को ले जाना। तो लाने वाले अलग, ले जाने वाले अलग, लाने वाले अलग, ले जाने वाले अलग। तो इनमें ऐसा कोई डिमार्केशन, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। किनमें? जो सिलिंड्रेट में पाए जाते हैं, जो सिलिंड्रेट में पाए जाते हैं। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। हाँ, फिर एक नर्व से पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी है। कैसी बॉडी है? मल्टीसेलुलर बॉडी है भैया। अगर इनमें नर्व्स नहीं है जैसा कि हमने बताया, और न्यूरॉन्स भी ऐसे नहीं हैं, तो फिर सूचना एक सिरे से दूसरे सिरे पे कैसे संप्रेषित होती है? क्योंकि वो कनेक्टेड है। क्या है वो? जाल बना हुआ है ना उनमें, तो वो कनेक्शन के द्वारा जाल बना, प्रिमिटिव टाइप का है भैया। सेल पड़ी है, यहां पड़ी है एक सेल, ये कवर लिखने पड़े है ना। ये फिर दूसरी आ गई, ये आ गई, ये फिर तीसरी आ गई। एक जाल बन गया। क्या बन गया बच्चे? एक नेट बन गया, नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया है, और नेटवर्क के द्वारा ही ये सब काम इनमें हो रहा है। इज दैट क्लियर? क्या ये नर्व सेल, क्या ये न्यूरॉन पोलर हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं, कि एक सिरा कुछ और कह रहा, दूसरा सिरा कुछ और कह रहा है? ऐसा है इनमें? तो ऐसे को क्या कहते हैं? नॉन पोलर। क्या कहते हैं? नॉन पोलर। ये पोलराइज नहीं है, अनपोलर है, नॉन पोलर न्यूरॉन्स है। कैसे हैं बच्चे? नॉन पोलर न्यूरॉन है। कैसे हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन है। प्लेट हेलमेंथिस, प्लेट हेलमेंथिस। कौन आते हैं प्लेट हेलमेंथिस में? फ्लैट वर्म आते हैं। और आते हैं बच्चों? फ्लैट वर्म का मतलब उनकी बॉडी क्या है? फ्लैट है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका कौन है? प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। यहां पे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया, बहुत प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन है। सिविलाइजेशन हो गया है। क्या शुरू हो गया है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? हेड का निर्माण। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? हेड का निर्माण। और जब हेड बना है तो हेड की कुछ जिम्मेदारियां हैं। हेड की क्या है? वो जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारी ब्रेन से डेवलप होती है। तो ब्रेन सिविलाइजेशन भी शुरू है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी क्या हो गया? शुरू। इनके नर्वस सिस्टम किस टाइप का है? लगभग लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। कैसा है बच्चों? सीढ़ी की तरह का है, लैडर नुमा नर्वस सिस्टम है, कनेक्टेड है ना। अब यहां से
चूंकि कहानी शुरू हुई है इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन बनने की, तो क्या बता सकते हैं कौन से फाइलम में विकसित ब्रेन पाए जाते हैं? फाइलम पूछा है मैंने, किस फाइलम में वेल डेवलप, किसी एक इंडिविजुअल का एक्सेप्शन नहीं पूछा मैंने कि एक इंडिविजुअल में किसी ब्रेन डेवलप हो, फाइलम पूछा है। किसमें ब्रेन अच्छा डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, किसमें? नहीं, आप तो कोर्स में समझो, क्वेश्चन को मतलब गलत समझ रहे हो। किसमें सबसे ज्यादा विकसित जंतु है किस फाइलम का? इनवर्टिब्रेट्स का, बोला सर। भाई वहां तो सारे ही जंतु ऐसे हैं जिनमें ब्रेन डेवलप हो गया विकसित, वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी की लाइन देखो, एनसीईआरटी क्या है, शुरू की लाइन पढ़ो, शुरू में पढ़ो, यहाँ पे हाइड्रा का दिया, उसके नीचे की लाइन पढ़ो, हाइड्रा के नीचे क्या लिखा है, पढ़ो लाइन जल्दी से, हाइड्रा वाले एग्जाम्पल के बाद पढ़ो क्या लिखा है। मिली है लाइन? लाइन मिली है? नहीं मिली? हाइड्रा के बाद पढ़ भाई, हाइड्रा के बाद लाइन मिली है कभी? क्या कह रहा है? हाँ, इन इंसेक्ट्स पैटर्न ऑर्गेनाइज हो गया इंसेक्ट्स में। और अगर मैं ये पूछूं कि इनवर्टिब्रेट में वो कौन सा इनवर्टिब्रेट फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा विकसित ब्रेन वाला प्राणी मौजूद है, तो वो कौन है? मोलस्क। और वो प्राणी कौन है? सिफेलोपोड, ऑक्टोपस है। तो फाइलम भी पूछ लेता है कभी कभी, सिफेलोपोडा ना, नाम ना पूछ के उसका क्लास पूछ है ना, स्क्विड था, विकसित होना शुरू हो गया ब्रेन। और वर्टिब्रेट तक आते आते ब्रेन क्या हो गया? काफी विकसित हो गया। वर्टिब्रेट तक आते आते क्या हो गया? इनवर्टिब्रेट से जो ब्रेन के डेवलपमेंट की कहानी शुरू हुई, वर्टिब्रेट तक आते आते क्या हो गया? काफी विकसित हो गया। वर्टिब्रेट में क्लास है पिसीज है, एम्फीबियंस है, रेप्टिलियन है, एप्स है, मैमल्स। तो सबसे ज्यादा विकसित किसमें हुआ? मैमल्स। सबसे ज्यादा विकसित किस हुआ? और मैमल्स में भी किसमें है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें है? तो सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित ब्रेन किसमें पाया जाता है? ह्यूमन, मनुष्य में पाया। क्या हुआ? क्या चीज बढ़ी? जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स थे ना, उनका नंबर बढ़ता चला गया। इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का नंबर, और इंटरकनेक्टेड ही तो है जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं भैया। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? इंटरेक्ट कराना। इंटरेक्ट कब होगा? जब एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। संपर्क में कैसे आएंगे? जब वो न्यूरल कनेक्शन होगा। न्यूरल कनेक्शन कैसे होगा? एक तो पैरेलल चल रहा है, एक इंटरमीडिएट न्यूरल कनेक्शन। अब लैटरलाइज देखा था, वो इंटरकनेक्शन होना शुरू हो गया था ना, तो हमें तो बहुत ज्यादा है इंटरकनेक्शन। जितना इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन की संख्या ज्यादा, उतना ज्यादा ब्रेन नर्वस सिस्टम, उतना ज्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो हमें सबसे ज्यादा क्या विकसित है? नर्वस सिस्टम। हमें सबसे ज्यादा क्या विकसित है? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन में सबसे ज्यादा विकसित क्या है बच्चे? नर्वस सिस्टम है। क्या क्या है हमारे नर्वस सिस्टम में? कितने पार्ट में बांट रखा है दूसरे मोटे तौर पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्व सिस्टम को CNS एंड PNS में बांट रखा है। CNS की फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS की फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया? ब्रेन और स्पाइनल कोड। नर्वस सिस्टम के वो पार्ट जो मुख्य रूप से हमारे सेंट्रल एक्सिस पर पड़ते हैं,
जो हमारे सेंट्रल एक्सिस पे पड़ते हैं, उन्हें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट माना है। और वो कौन कौन है? बोलिए। ब्रेन एंड स्पाइनल। कौन कौन है बच्चे? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। है ये पीएनएस, ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली क्या है? नर्व्स है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली क्या है? नर्व है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली है। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही तो नर्व निकली है, या इनको नर्व गई है? कुछ निकली है, कुछ गई है। सेंसरी ऑर्गन से जो आती है वो इनमें जाती हैं और बाकी ऑर्गन को ये लेके जाते हैं। हाँ? तो सीएनएस एंड पीएनएस में क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, दो तरह की नर्व हैं। लेकिन इस सिस्टम को कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में बांट दिया गया। सिस्टम को कितने पार्ट में बांट दिया गया? तो कौन कौन से? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। क्लियर है सब बच्चों को? इसे बांटा दो पार्ट में, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या होते हैं? सोमैटिक क्या है? वो नर्व्स जो स्केलेटल मसल्स, यानी जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, उन पर नर्व्स जा रही हैं, यानी वो जो उनसे संबंधित हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में क्या है भाई? जो हमारे इनवॉलेंट्री पार्ट है, स्मूथ मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स हैं कुछ उनके, है ना, उनको लेकर जा रही है, तो वो क्या है? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को फिर दो भागों में बांट दिया गया। इसे ले जाने वाली दो तरह की नर्व्स हैं। कौन कौन सी? एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। जो सिंपैथेटिक है उसे कौन सी किस कंडीशन की नर्व कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड है ये। फाइट एंड फ्लाइट। और ये स्लीप एंड फीडिंग, यानी डाइजेशन है ना, जिसमें कहता है स्लीप एंड फीड, है ना। रेस्ट, स्लीप का मतलब होता है रेस्ट। स्लीप कहे, रेस्ट कहे, फीड कहे, डाइजेशन कहे, है ना। उस मोड की कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का एक क्लासिफिकेशन और दे दिया गया, जिसे कहा गया है क्या? विसरल नर्वस सिस्टम। क्या है? विसरल नर्वस। क्या है ये विसरल नर्वस सिस्टम? इसमें नर्व है, फाइबर हैं, गैंग्लिया हैं, प्लक्सिस हैं। कौन से प्लक्सिस हैं, कौन से गैंग्लिया हैं, कौन सी नर्व हैं, कौन से फाइबर हैं? किसे जा रहे हैं वो और किससे आ रहे हैं वो? जो सूचनाएं लेकर जाते हैं विसरल ऑर्गन्स, उसमें जा भी रहे हैं और उनसे आ भी रहे हैं। दोनों बातें हैं यहाँ पर, है ना। इन सब को क्या कह दिया गया? विसरल नर्व। यहाँ पर तो केवल नर्व थी, यहाँ पे नर्व के अलावा और कुछ बाकी सब जुड़ गया, है ना। फाइबर भी आ गए, गैंग्लियन भी आ गए, प्लक्सिस भी आ गए, ये सब आ गए। प्लक्सिस का मतलब नेटवर्क। प्लक्सिस का मतलब नेटवर्क को बढ़े। विसरल नर्वस
यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ये क्लियर इसलिए कराई जा रही कि क्लियर हो जाए सबको, फिर उसके बाद आगे बढ़े हम। हाँ, अभी तो जो कराया है उसी को रिकॉल करा रहा हूं मैं। अभी तो रिकॉलिंग करा रहा हूँ। रिकॉलिंग जरूरी इसलिए है कि आपकी भूमिका मजबूत बने। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बात आ गई जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी यूनिट क्या है? न्यूरॉन। यूनिट क्या है बच्चे? न्यूरॉन है। उसकी यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। यूनिट तो न्यूरॉन है या नर्व सेल है। यूनिट तो न्यूरॉन है या नर्व सेल है। क्या होती है नर्व सेल? ये हाईली स्पेशलाइज सेल। क्या है ये बच्चे? हाईली स्पेशलाइज सेल्स हैं, जिसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? एक टिपिकल में, जरूरी नहीं कि उसमें 3 हो, लेकिन हम ये मान के चले हैं एक टिपिकल न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 है डेंड्राइट्स, नंबर 3 एक्सोन। साइटोन सेल बॉडी क्या है? मेन सेल बॉडी है। क्या है? मेन क्यों है? क्योंकि इसी में न्यूक्लियस है। मेन क्यों है ये? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। जो कंट्रोलिंग तो न्यूक्लियस ही कर रहा है। न्यूक्लियस के अलावा क्या है? राइबोसोम है। और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी बॉडी है। सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक चीज भी है क्या? क्या है? मिसेल्स ग्रेन्यूल। क्या है? मिसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं। क्या है बच्चे? क्या बनाते हैं मिसेल्स ग्रेन्यूल? न्यूरो रिसेप्टर्स। क्या बनाते हैं? हाँ? वो क्या है? क्या है वो? एसिटिलकोलिन। और भी है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर? और भी है क्या? कौन कौन? हाँ, कौन सा? डोपामीन। क्या है? डोपामीन है। क्या है बच्चे? डोपामीन है ना? तो कोई सा भी हो, न्यूरो ट्रांसमीटर से लिंक होता है मिसल्स में। ठीक है? अब ये सब साइटोन में है। साइटोन से कुछ एक्सट्रूड फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो बेस पर थोड़े चौड़े होते हैं और किनारों पर जाकर क्या हो जाते हैं? फाइन हो जाते हैं। इन संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट के नाम से। ये डेंड्रोन है, और आगे जाके जब ये शाखाओं में बढ़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? ये डेंड्राइट। ये पतले मतलब है इसी तरह से। ये पतला एरिया भी ऐसा ही है, ये वैसे दिखाया है ना। इनका काम क्या है? डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन है इंफॉर्मेशन का, टुवार्ड द सेल बॉडी, टुवार्ड द सेल बॉडी। इनके साइटोप्लाज्म में और साइटोन के साइटोप्लाज्म में क्या कुछ अंतर होता है? भाई साइटोप्लाज्म ये भी यहां तक फैला हुआ ना, यही हूं, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? होता है। किस चीज का? जहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन मिसल्स कम दोनों जगह। मिसल्स
ग्रेन्यूल क्या है? वो सेल बॉडी में भी है, वो डेंड्राइट, राइट में भी है। लेकिन वो कहाँ एब्सेंट है? नहीं, एक्सोन में। एक्सोन में absent है। निसल्स बॉडी इज निसल्स ग्रेन्यूल इज एब्सेंट इन एक्सोन। क्लियर है? एक्सोन क्या है? तो कहीं से निकलने उसके वाला बाद सेल बॉडी से एक लंबा आउटग्रोथ, फाइबर नुमा आउटग्रोथ एक्सटेंड होती है। इसकी क्या खास बात है? वो लगभग एक मोटाई का है पूरी लेंथ में। पूरी लेंथ में लगभग क्या है? एक ही मोटाई का है। एक्सोप्लाज्म है, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्या कहेंगे? एक्सोप्लाज्म। और भी कोई खास बात होती है, हो सकती है एक्सोन की? क्या? इस एक्सोन के ऊपर क्या पाई जाती हैं? स्वान सेल। क्या पाई जाती हैं? स्वान सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों? स्वाइन सेल्स पाई जाती हैं। स्वान सेल। हाँ? हाँ? सेल बॉडी से एक सबसे लंबा पदार्थ निकलता है जो लगभग समान मोटाई का होता है। इसके अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक्सोन की बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्वान सेल कहते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड। स्वान सेल जो है क्या बनाती हैं? कुछ कुछ न्यूरॉन में वो एक लिपिड की लेयर बनाती हैं। किसकी लेयर बनाती हैं? लिपिड की लेयर बना देती हैं। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? माइलिन शीट कहते हैं। जिन न्यूरॉन में माइलिन शीट पाई जाती है उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ये शीट इंसुलेशन का कार्य करती है, जो नर्व इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम। जो नर्व इंपल्स होंगे उनका कंडक्शन होगा जब आगे चलेगी, उसे किसका काम करती है? बढ़ाने का काम। ठीक है। और ऐसे न्यूरॉन जिनमें स्वान सेल तो पाई जाती है लेकिन वो माइलिन शीट को नहीं बनाती हैं, माइलिन शीट का निर्माण नहीं करती हैं, ऐसी न्यूरॉन्स को हम अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। इनमें इंपल्स की स्पीड माइलिनेटेड की अपेक्षा स्लो होती है। फिर क्या होती है? स्लो। एक्सॉन अपने एंड पॉइंट पे जाके क्या होता है? ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। किसमें हो जाता है? ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? एक्सॉन एंड या टीलैंड्रिया। क्या कहते हैं? और क्या सिरे पर जाकर ये टीलैंड्रिया कुछ विशेष प्रकार में परिवर्तित होते हैं? ये नोब शेप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं नोब शेप? क्योंकि यहाँ पे न्यूरो रिसेप्टर्स को आना है। नेक्स्ट क्या है बच्चे इस पे? यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर को आके स्टोर होना है। न्यूरो ट्रांसमीटर को आके क्या होना है? स्टोर होना ना? क्या सारे के सारे न्यूरॉन ऐसे ही होते हैं? सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है सारे न्यूरॉन्स का, या अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन्स हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
जैसे हाइड्रा में हमने बताया कौन से हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या खास बात थी, कोई पोल ही नहीं है, कोई एक्सोन ही नहीं है, कोई डेंड्राइट का ही नहीं काम कर रहा। क्या उसमें प्रवर्ध नहीं होते, होते हैं, मल्टी हैं, लेकिन पोलर नहीं है, वो विभेदित नहीं है, वो कार्य में विभेदित नहीं है। ऐसी सेल बॉडी जिससे अनेक प्रवर्ध तो निकले हुए हों, लेकिन वो क्या हो, अनडिस्टिंग्विश हो। पता ही नहीं चल रहा है भाई। ये ये निकले हुए हैं प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस निकले हुए हैं। ये एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये निकले हुए हैं। तो इसमें कोई भी डेंड्राइट का काम करता है, कोई भी एक्सोन का काम करता है। तो इस टाइप की क्या है बच्चे, नॉन, ठीक है। और क्या हो सकती है, यूनिपोलर हो सकती है। क्या हो सकती है, आवाज नहीं करेगा कोई, जब मैं पूछूंगा वो आंसर देगा मुझे। एक है यूनिपोलर, क्या है, हाथ खड़ा करेंगे। क्या होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स, हाथ खड़ा करेंगे बच्चे, कोई जवाब। हाँ, एक बच्ची को पता लगा, दो को, तीन को, चार को। यस, क्या होता है बेटा तू बता। सेल बॉडी में केवल वन एक्सिस होता है, एक एक्स है, एक प्रोसेस है, एक आउटग्रोथ है ना। सेल बॉडी तो सब में है, सेल बॉडी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। सेल बॉडी तो सब में है, ये भी सेल बॉडी, लेकिन उससे प्रोसेस एक ही निकलेगा। अब प्रश्न आ जाता है, तो ये डेंड्राइट होगा या एक्सोन होगा। क्या होगा, ये एक्सोन होता है। क्या होता है, एक्सोन होता है। क्या है, इसलिए इसमें यूनी मैंने वन, पोलर जिसमें केवल एक ही पोलर है, एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पाई जाती है ये, एम्ब्रियो में पाई जाती है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उसके न्यूरॉन क्या होते हैं बच्चे, यूनिपोलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है। और भी कोई प्रकार रह गया क्या, है, मल्टीपोलर आ गया सीधा, बाइपोलर आ गया सीधा। इसमें भी एक विशेषता है, सूडो यूनिपोलर। सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में, सूडो यूनिपोलर को कौन बताएगा मुझे, क्या होते हैं सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर में तो हो गया एक सूडो यूनिपोलर, एक एक्सोन होगा और दो सेल बॉडी होंगे, सेल बॉडी डिवाइड होगी, सेल बॉडी डिवाइड, सेल बॉडी डिवाइड होती है, वो किसी में नहीं हुई आज तक। पोलर, पोल का मतलब क्या है, पोल, नाम इनके पोल के आधार पे हैं, बॉडी के आधार पे नहीं है, हैं? सेल बॉडी दो पोल, सेल बॉडी बनती है पोल। बता लो सारी, बता लो पहले, सब निकाल लो, अपने भड़ास निकाल लो सारी, जिसके दिमाग में जो कुछ है सब निकाल दो। हाँ, दो एक्सोन होंगे, नहीं सर, दो एक्सोन हो गए तो नहीं सर, यूनिपोलर रहा। दो एक्सोन अगर है उसमें तो यूनिपोलर ही है। पोल का मतलब है एक दूसरा काम करे, दूसरा दूसरा काम करे, तभी तो पोल बनते, प्लस माइनस। दो प्लस हो तो पोल तो एक ही रहेगा, दो माइनस हो पोल तो एक ही है ना। अपोजिट हो भाई वो एक दूसरे के, तभी तो पोल बनेंगे। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पोल की बात हो रही है यहाँ पर।
क्या होता है इनमें? सेल बॉडी से पोलर तो एक को निकलता है, लेकिन निकलते ही वो तुरंत डिवाइड हो जाता है। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक ही एक्स निकला, लेकिन जैसे ही निकला वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो में। अब चूंकि सेल से ओरिजिन तो एक की है, सेल से ओरिजिन तो एक की है, लेकिन एक ने डेंड्राइट का काम करना शुरू कर दिया और एक ने एक्सोन का काम करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में तो ये नहीं है, सेल बॉडी से तो, सेल बॉडी ने तो नहीं कहा इसे कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। तो एक्चुअली तो ये यूनिपोलर ही है ना, तो इसलिए हमने कहा सूडो यूनिपोलर। लगता है ये बाइपोलर की तरह का है, लगता है ये बाइपोलर की तरह का है, लेकिन ये बाइपोलर नहीं है। इसे सूडो बाइपोलर भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सूडो बाइपोलर भी कहा जा सकता है, सूडो बाइपोलर भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं बच्चे? कहाँ होते हैं ये? स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल रूट है, स्पाइनल कॉर्ड है ना ये बच्चे, ये फाइनल कोड का डोर्सल रूट से जो नर्व निकल रही हैं वो कैसी हैं? सूडो पोलर, सूडो बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इसके बाद कौन है बच्चे? बाइपोलर। बाइपोलर, अब तुम्हें जब परिभाषा समझ में आ गई तो अब तुम आसानी से इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बाइपोलर क्या होंगे? सेल बॉडी तो एक है और उससे कितने वो निकले? एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। अलग अलग पोल हो गए नहीं? देखो बाइपोलर है, एक क्या है? एक है मल्टीपोल। क्या है? सेल बॉडी से ही निकल रहे हैं। देखो यहां पे जाके डिवाइड हो जाएं, ये मल्टीपोलरिटी नहीं है, ये मल्टीपोलरिटी नहीं है। सेल बॉडी से ज्यादा निकले तब मल्टीपोलर कहा जा रहा है। बात ध्यान रखना, ये सेल बॉडी है, ये क्या निकला? एक एक्सोन, और ये क्या निकले? दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स निकले। अब हमने इसे क्या कहा? अब यहाँ कहेंगे मल्टीपोलर, क्योंकि ये यहीं से निकले। डिवाइड तो ये भी हो रहा है आगे आगे, तो क्या ये मल्टीपोलर हो गया? नो, सेल बॉडी है भैया ना, सेल बॉडी से क्यों निकले? तब ये मल्टी। अच्छा, बाइपोलर कहाँ पाई जाती है? रेटिना में। कहाँ पाई जाती है? रेटिना में। कहाँ? रोड और कॉन्स, और रोड एंड कॉन्स आर तो मॉडिफाइड बाइपोलर हैं। फिर उसके बाद बाइपोलर सेकेंड डिग्री है जो उनसे निकलती है, आगे बढ़ती है। फिर थर्ड डिग्री की है, वो भी बाइपोलर है, जो ऑप्टिक नर्व का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? ऑप्टिक नर्व का निर्माण कर रही है। तो ये सब की सब बाइपोलर है। हमारे इसमें कहा है, किसमें? एपिथेलियम जो है हमारी अपर पार्ट में, हाँ, वो भी क्या है? बाइपोलर। इज दैट क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आई? जल्दी आओ, अब क्योंकि महत्वपूर्ण काम शुरू करने वाले। अच्छा जा रहे हो? अच्छा, क्योंकि अब मैं आगे की चीज लेके बढ़ूंगा आगे। यहां तक बात क्लियर हुई सब बच्चे को? नर्व के बारे में एक एक चीज आपको समझ में आ गई जो समझाई गई। एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आ गई है? पढ़ी थी एनसीईआरटी कर घर जाके? मेरे यहाँ जब मैं पढ़ा देता हूँ उसके पहले या बाद में पढ़ते हो एनसीईआरटी को? जरूर पढ़ा करो, है ना, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे आपके क्वेश्चंस तैयार होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का आपको तरीका पता लगता है कि कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, आपकी एनसीईआरटी में सारी कवर हुई है ना। कुछ चीजें एक दो जो हमें लगता है कि भाई बढ़िया होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी हम बताएं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम? क्रेनियल नर्व एंड
स्पाइनल। फाइनल क्या होती है? क्रेनियल नर्व एंड क्रेनियल नर्व कौन सी है? कौन सी है बच्चे? क्रेनियल नर्व। वे नर्व जो कहां से निकलती है? ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। एम्नियोट्स जो हैं, कौन? एम्नियोट यानी मैमल्स, रेप्टाइल्स ए। इनमें कितनी है? 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर। हममें 12 पेयर होती हैं। कितनी होती है बच्चे? 12 पेयर क्रेनियल नर्व हैं। फ्रॉग में ये कितनी है? 10 पेयर। फ्रॉग में कितनी है? 10 पेयर। हम में कितनी है? 12 पेयर। ठीक है? कितनी है बच्चे? 12 पेयर निकलती है शरीर के विभिन्न हिस्से से, क्रेनियल से निकलती हैं और विभिन्न हिस्सों को ये अपनी संदेश लेकर जाते और आते हैं। ये 3 तरह की हो सकती हैं बच्चों। ये कितनी तरह की हो सकती है क्रेनियल नर्व? 3 तरह की हो सकती हैं। पहले इनका क्लासिफिकेशन वैसे पढ़ लें। ये सेंसरी हो सकती है। क्या हो सकती है? सेंसरी। ये मोटर हो सकती है और ये मिक्स्ड हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। 3 प्रकार की हो सकती है। हेलो यार, मैं जिस उसके भी ड्यूटी है हैं? फिर तो फिर तत्काल किसके भी नहीं हुआ। क्या होता? करा दो, स्लीपर में करा दो ना, और स्लीपर में करा दो। तो कराओ। हाँ, सेंसरी, मोटर एंड सेंसरी क्या है? जो ब्रेन को मैसेज लेके आ रही है, सेंसरी ऑर्गन्स है। जो ब्रेन को, ब्रेन में क्या लेके आ रही है? मैसेज लेके आ। कहां से? सेंसरी ऑर्गन से। वो सेंसरी है। मोटर क्या है? जो ब्रेन से लेकर जा रही है। और मिक्स क्या है? दोनों काम, आ भी रही है और जा रही है। इस तरह से ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। 12 पेयर हैं। कितनी है? 12 पेयर। एक निमोनी इसमें हम यूज इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल ओ, TTA, FAGV एंड AS, है ना? इसी आधार पर इनके नाम है। इन्हीं आधार पर क्या है? इनके नाम है। ये पहली, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है? 12 पेयर है। ऑल फैक्ट्री क्या है बच्चे? ऑल फैक्ट्री। पहला ओ ऑल फैक्ट्री, दूसरा ओ ऑप्टिक। क्या है बच्चे? ये ऑप्टिक। तीसरा ओ ऑक्यूलो मोटर, ऑक्यूलो मोटर। ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर।
ये ट्राई जीमिनल, ट्राई जीमिनल, ये एब्ड्यूसेन, एफ फॉर फेशियल, एफ फॉर फेशियल। सीधे लिख दूं, यहाँ पे यूं फैल के हो नहीं रही है ना, सीधा लिख दूं ना। यस सर, बस ऐसे नहीं लूंगा, नीचे की ओर, हैं? नीचे की ओर ऐसे काट। जी से ग्लोसो फेरिंजियल, वी फॉर वेगस। अच्छा ए रह गया, ए फॉर ऑडिटरी, ऑडिटरी, ठीक है। और ये ए फॉर एसेसरी, सुप्रा, सुप्रोग्लोसा, सुप्रोग्लोसस, सुप्रोग्लोस। इस तरह से ये हमारी 12 पेयर ऑप्टिक नर्व्स, इनमें से हमने बताया क्या है, कुछ क्या है सेंसरी है, कुछ क्या है मोटर है, कुछ क्या है फिक्स है। नंबर यही है क्रम इनका, क्रम 1 से 12 तक का यही है, क्रम यही है। कौन कौन सा, ऑल्फैक्टरी, नहीं, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, हाँ है, बोलो, ट्रोक्लियर, फिर ट्राइजीमिनल, फिर एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, फेशियल, फिर उसके बाद ऑडिटरी, फिर ग्लोसोफेरिंजियल, फिर वेगस, फिर एसेसरी और सुप्रा ग्लोसो। 128, 5 7 9 10, 5 7 9 10, दो के अंदर है ना, और फिर 9 के बाद 128 सेंसरी है बच्चे, क्या है 128 5 7 9 10 क्या है, मिक्स्ड है, क्या है मिक्स्ड है, और बाकी मोटर, बाकी क्या है मोटर। हमने कहा ना 3 तरह की हो सकती है ये, कौन कौन सी, तो सर सेंसरी, मोटर और मिक्स। हाँ भाई नर्व का ही तो खेल है सारा, आप जितने इतने चेतना में बैठे हैं किसके कारण बैठे हैं, नर्व एंड हार्मोन्स के कारण, है ना। अब इसमें सेंसरी तो सूचनाएं ला रही है आपके पास, कुछ क्या ला रही है सूचनाएं लेकर आ रही है, कुछ मैसेज लेकर जा रही है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे ब्रेन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, 12 पेयर निकल रही है, इसमें से क्या निकल रही है, तो 12 पेयर में कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर और कुछ, तो हमने बताया 128 सेंसरी, ये मिक्स्ड, और बाकी बाकी क्या बच गई, देखो एक 3 बच गई, 4 बच गई, 6 बच गई, और क्या बची 11 और 12, ये क्या है मोटर है। पहले सबसे पहले सेंसरी पकड़ो 128, पहली दूसरी आठवीं, यानी पहली दूसरी आठवीं, और फिर क्या पकड़ो मिक्स पकड़ो, फिर काफी सारी मोटर, हैं क्या चाहिए, क्या ग्लोसोफेरिंजियल, ट्राइजिमिनल से पहले बाद, एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसन, ये डी है, SENC। अब देखो ये कहा, ऑल्फैक्टरी क्या है ये,
ओल्फैक्टरी, क्या काम है इसका? सेंस, स्मेल देती है आपको। ओल्फैक्टरी क्या दे रही है? स्मेल दे रही है। क्या दे रही है बच्चे? स्मेल। एक और याद रखना, 346 क्या है? एक नंबर और याद रखना, 346। 346, 3 पे कौन है? पहले मोटा मोटा बता दूं, मैं इसमें कुछ बातें बता दूं। इनमें ट्रोक्लियर जो है सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। ट्रोक्लियर क्या है बच्चे? सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। सबसे लार्जेस्ट कौन है? ट्राइजीमिनल। क्या है? ट्राइजीमिनल। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? वैगस। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? वैगस। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? वैगस। स्मॉलेस्ट ट्रोक्लियर, लार्जेस्ट ट्राइजीमिनल। इससे 3 ब्रांच निकलते हैं। ट्राइजीमिनल से कितनी ब्रांचें निकल रही हैं? 3 ब्रांचें निकल रही। मोटी है, सबसे मोटी है, थिकेस्ट है, सबसे मोटी। सबसे पतली और सबसे छोटी कौन है? ट्राइजीमिनल। सबसे मोटी कौन है और बड़ी? सॉरी, ट्राइजीमिनल। सबसे छोटी और पतली ट्रोक्लियर है। और सबसे लंबी वैगस। एक ऐसी नर्व है जो आपकी खोपड़ी से बाहर निकल के गई है बॉडी के अंदर, अन्य ऑर्गन्स के पास। क्रेनियल नर्व है लेकिन सबसे लंबी इसलिए खोपड़ी से निकली है, अन्य ऑर्गन्स को भी गई है। ठीक है नहीं? अन्य ऑर्गन्स को गई है। क्लियर? काम सबके अलग अलग। काम सबके क्या है? 346 मैंने कहा, 3, चौथी और छठी। तीसरी कौन है? ओक्यूलोमोटर। फिर चौथी ट्रोक्लियर। और छठी कौन है? ट्यूसेंट। ये हमारी आंखों से संबंधित, आंखों के मूवमेंट से संबंधित। किससे संबंधित है? आंखों के मूवमेंट से संबंधित है। ऑडिटरी, कहां गई ऑडिटरी? ये कान से संबंधित। कहां से संबंधित है? कान से संबंधित है। फेशियल, फेशियल से 3 ब्रांच निकलती है। ऐसे रखो इन तीनों, इसे दबा के यूं रखो, 3 उंगलियों को। एक ये ऑप्थेल्मिक, एक ये मैक्सिलरी, और एक ये मैंडिबल। है ना? ये पूरी सप्लाई यहाँ पे किसकी है? फेशियल की है। फेस का मतलब फेस, है ना? 3 दोनों साइड बेटा पेयर है। ये पेयर है, 12 पेयर है। क्या है? पेयर। 12 नहीं है, ये 12 पेयर है, तो दोनों साइड होंगे। क्लियर? कवर करती है ये आपके फेस के एक्सप्रेशन को, और है ना? छोटा मोटा ये एनसीईआरटी ने अब तो इसे हटा दिया पूरी तरह से, नाम वगैरह सब हटा दिया एनसीईआरटी ने इसमें से। थोड़ा सा बस अंदाजा करने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें कि भाई ये आप हमारे चेहरे पे ये है, 12 पेयर है ये, है ना? और इस तरह से इनके नाम होते हैं। थोड़ा सा अगर नाम याद कर पाए तो अच्छी बात है। आप ऑडिटरी का सुनने सेंसेशन है, सुनना, सुनना। सर ऑप्टिक देखना। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? देखना सर, रेटिना को जा रही है। रेटिना को ऑप्टिक कहाँ जा रही है? रेटिना को। उससे कैप्चर करती है तो। हाँ, ये मैंने 346 आंख के मूवमेंट के लिए कही है। आंख के क्या है? मूवमेंट। देखने के लिए नहीं कही है, देखने के लिए तो वही है ऑप्टिक। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आंख आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, पतली को इधर दाएं बाएं कर रहे हैं, पलके ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये होते हैं मूवमेंट मसल्स के। इनके लिए कही है, ठीक है ना? देखने के लिए कौन सी है? जो रेटिना में गई है, ऑप्टिक है। ऑप्टिक नर्व मैंने कहा ना बनाती है, और केज मेटा बनाती है। ये केज मेटा बनाती है आपके ब्रेन में। मूवमेंट के लिए कौन सी? तीसरी, चौथी और छठी। तीसरी, चौथी और छठी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े जो बच्चों, अब आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? यस सर। हैं? बढ़ना पड़ेगा सर। बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इनमें बता दो थोड़ा सा, कितनी पेयर होती है क्रेनियल नर्व में? 12। स्नेक में 12। बर्ड्स में, मछलियों में 10। एम्फीबियंस में उनमें 10 पेयर।
पीसीज में 10 पेयर और बाकी 3 में 12 पेयर। ठीक है ना, क्लियर? समझ में आ गए? पेयर पहले तो नंबर पे आ जाओ। नंबर 2, 3 प्रकार की हैं ये, कौन कौन सी? अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ऑल्फैक्टरी नर्व किस प्रकार की, किस प्रकार? सेंसरी है, मोटर है, मिक्स है? सेंसरी। तो मैंने बताया 128। अच्छा ये पहली है, एक जो पहली है, इसका मतलब कैसी है? सेंसरी। सेंसरी ऑप्टिक कैसी है? सेंसरी सेंस। देखो ये भी सेंस ऑर्गन है, आंख भी सेंस ऑर्गन है, सेंसरी। ये भी सेंसरी है। ठीक है, एक दो और आई। 1 2। अब आते हैं नंबर 8 पे। 8 पे कौन सी है? ऑडिटरी। ऑडिटरी होगी 8 पे। क्या है? कहाँ को गई? ये सब ये कान को गई। साइंस यार, साइंस ले, क्योंकि आंख ने हमें देखने का संदेश दिया। हम आंख को ये नहीं कहेंगे देख तू, आंख तो अपने आप करेगी ये काम। कान अपने आप सुनने का काम करेगा। स्मेल अपने आप आ जाएगी हमें, हम कहे भी ना। हम कहीं किसी जगह जा रहे हो तो क्या होगा? कहीं पे भी स्मेल होगी हमें अपने आप आ जाएगी। यानी हमने सेंस ऑर्गन ने अपना काम कर लिया, उसने सेंस भेज दी हमें ब्रेन को। अब तुम्हें करना है, क्या करना है उस स्मेल का? सूंघना है, उससे दूर भागना है ना, या बचना है, क्या करना है ना? इसी प्रकार से ईयर का है। आप ये किससे सीखते हैं? अभ्यास से। कैसे सीखते हैं? अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप नहीं इन्हें पकड़ पाएंगे, कौन अच्छी साउंड है, कौन सी बुरी साउंड है। अभ्यास कैसे? हालांकि कुछ जन्म से भी होता है, कुछ क्या होता है? जन्म से भी होता है। जैसे बच्चा है, बच्चे को आप लोरी सुनाओ, सीटी सुनाओ तो क्या करता है वो सुनता है, सुनना चाहता है। क्या करना चाहता है? सुनना चाहता है। हालांकि हमने उसे कोई अभ्यास नहीं कराया है हैं? और पीछे एक पटाखा फोड़ दो तो क्या करने लगता है? वो रोने लगता है। पटाखे की आवाज सुनते पहले डरेगा, और फिर हालांकि उसे कोई अभ्यास तो नहीं, अभी तो उसने जन्म ही लिया थोड़े दिन, कुछ दिनों का तो है ही वो। तो वो जन्म से जो कुछ लक्षण आ गए उसमें, सीखा हुआ है वो जन्म से पिक्चर को, जन्म से पहले सीखा हुआ है वो। तो वो चीजें इंस्टिंक्ट होती है। क्या होती है? इंस्टिंक्ट, है ना? तो कुछ मिक्स है। मिक्स का मतलब दोनों, मैसेज जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे। पांचवी, पांचवी कौन सी है? वो क्लियर, कौन सी है पांचवी? नहीं, ट्राइजीमिनल। पांचवी कौन सी है? ट्राइजीमिनल। पांचवी कौन सी है? ट्राइजीमिनल। कैसी है? मिक्स। क्या है? मिक्स है। कैसी है बच्चे? मिक्स है। मिक्स का मतलब सेंसेशन जाएगा भी और सातवीं कौन सी है? फेशियल, जाएगा भी और आएगा भी। नौवीं कौन सी है? ग्लोसो फेरिंजियल। ग्लोसो फेरिंजियल, स्वाद पे जा रही है, जीभ के अगले हिस्से का है जो स्वाद लेने देने का काम है, वो हो रहा है यहाँ ग्लोसो फेरिंजियल। तो अलग अलग काम। ठीक है बच्चे? और थोरेकिक कैविटी में कौन सी क्रेनियल नर्व एंटर कर रही है? वैगस। कौन सी कर रही है? वेगस। क्रेनियम से बाहर निकली, स्कल से बाहर निकली है, स्कल से बाहर निकली है। बाकी तो यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि पास पास है। आंख आपकी यहीं है, कान आपका यहीं है, नाक यहीं है, जीभ यहीं है, मैक्सिला यहीं है, मैंडिबल यहीं है ना, मैंडिबल यहीं है, और फेस भी यही है आपका, मैक्सिलरी, मैंडिला, ऑप्थेल्मिक, है ना, ये सब यही है। केवल एक ही नर्व है जो नीचे आई है, और ऑर्गन्स को गई, लंग्स को भी गई है, और वो कौन सी है? वैगस। इसे ध्यान रखना, वैगस, इसको ध्यान रखना है, वैगस। और कैसी है ये? मिक्स है। 10वीं है वैगस। वैगस कौन सी है? 10वीं, और मिक्स है ये। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन मेन फंक्शन है मैंने बताया था, ऑल्फैक्टरी का सेंस है,
ऑप्टिक का देखना है, ओक्यूलोमोटर कौन से नंबर के 346, 3 4 6, 3 4 तीसरे पे है, चौथी और छठी मिला लो। आई के मूवमेंट के लिए है, क्या है, आई के मूवमेंट के लिए पांचवी मैंने बताई, क्या है ये, तीन है, क्या है ये, तीन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है और तीन ब्रांच में बटी है, कौन कौन से, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलर डी है या मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। मैंडिबल सबसे ज्यादा मोटी है इन तीनों में भी, मैंडिबल ये तो खुद ही अपने आप में मोटी है, और ज्यादा डिपेंड करो तीन ब्रांच में सबसे मोटी कौन है, मैंडिबल, और सबसे मजबूत मसल्स भी यही है, हड्डी सबसे मजबूत हड्डी भी यही है, मैंने जब बताया था आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कौन सी, कौन सी है, एब्ड्यू सेंस है, कौन सी है बच्चे, एब्ड्यू सेंस है। फिर उसके बाद कौन है, वेगस, वेगस का काम, वेगस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, वेगस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेगस को पकड़ के रखना है, और बाकी तो सब ऐसे ही है, हल्का फीका काम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, नर्व में क्या होती है, इम्पल्स बनती है और उसका कोऑर्डिनेशन होता है, प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन एंड कंडक्शन, प्रोडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। प्रोडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है बच्चे, प्रोडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इसे समझ, इम्पल्स का मेनली कंडक्शन होता है एक्सोन के द्वारा, इसके द्वारा होता है एक्सोन के, इसके द्वारा होता है एक्सोन, किसके द्वारा हो रहा है बच्चों, एक्सोन के द्वारा। कोई भी नर्व हो, कोई भी नर्वस सिस्टम हो, उसके चारों तरफ जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, क्या होता है बच्चों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और अंदर उसके साइटोप्लाज्म है, अंदर क्या है उसके साइट, यानी इनमें लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड नहीं होता, उसके स्थान पे क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में आयंस होते हैं बहुत तरह के, क्या होते हैं, आयंस होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। सामान्य अवस्था में जो एक्सोलेमा है, क्या है, एक्सोलेमा, यह हमारी न्यूरॉन है, सामान्यतः वो पोलराइज रहे, क्या रहती है, पोलराइज, पोलराइज का मतलब समझते हैं, यहाँ पे पोलराइज का मतलब होगा, यहाँ पे चार्ज से मतलब, चार्ज है, पोलराइज कैसे, प्लस माइनस कैसे है इसमें, ये जरा देखना, क्या है, देखने की बात है, पोलराइज कैसे रहती है। इसे रखने के लिए इस एक्सोलेमा में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, चैनल्स, क्या होते हैं बच्चे, चैनल्स, पूरी एक्सोलेमा में बहुत सारे क्या है, चैनल। आप देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें चैनल्स होते हैं, पूरी सेल मेम्ब्रेन में कहीं से भी कोई पदार्थ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी चला जाए, कहीं से भी डिफ्यूजन हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहां से वो जाएगा, और उन्हें हम क्या कहते हैं, चैनल, उन्हें हम क्या कहते हैं, चैनल। अब ये चैनल्स
सामान्यतः जब रेस्ट पोजीशन में है परमेबल होते हैं पोटेशियम आयन के लिए। परमेबल किसके लिए है? पोटेशियम दे आर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन चैनल्स हैं चैनल एंड दे आर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन पोटेशियम आयन। उसके लिए परमेबल है, ठीक है। और नियरली क्या है? ईयरली नियरली, पूरी तरह से नहीं कहा मैंने, नियरली इम्परमेबल है। इम्परमेबल है सोडियम आयन के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है। नेगेटिव चार्ज क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन चूंकि एमिनो एसिड्स के बने होते हैं और एसिड्स का आप एक कंपोनेंट जानते हैं COOH होता है, दैट इज माइनस, दैट इज इनके लिए इम्परमेबल है। क्लियर? इनके लिए क्या है? इम्परमेबल। और अगर हम एक्सोप्लाज्म में देखें, क्या देखें? एक्सोप्लाज्म में यहां पर क्या ज्यादा है? पोटेशियम आयन है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। और बाहर कौन है? सोडियम आयन। बाहर कौन है बच्चे? सोडियम आयन है और अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो पोलराइजेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, ये मेंटेन कैसे रहता है? मेंटेन करने का काम कौन करता है? मेंटेन करने का काम करते हैं इसमें पंप। क्या काम करते हैं? पंप। चैनल्स के साथ साथ हमने क्या बनाया है इसमें? पंप भी बनाए हैं। कुछ को मैंने पंप के रूप में दिखाया। क्या है बच्चे ये? पंप। और पंप क्या होते हैं? पंप जो है एनर्जी लेकर, क्या करके? पंप का मतलब फोर्सफुली डालना, किसी चीज को पंप करना। क्या करना? फोर्सफुल्ली। और जब भी कोई काम फोर्सफुल्ली होगा तो उसमें क्या खर्च होगी? एनर्जी। और जो एनर्जी हो जाएगा उसे कहेंगे एक्टिव। एक्टिव। और जो बिना एनर्जी के होता है उसे पैसिव। पैसिव। तो ये क्या करते हैं बच्चों? पंप करते हैं। क्या करते हैं? पंप करते हैं। पंप करते हैं किसे? सोडियम और पोटेशियम आयन मैन को। और सोडियम और पोटेशियम आयन की पंपिंग कैसे है? 3 सोडियम और अच्छे से बनकर सोडियम पोटेशियम पंप का काम एक बार पहले भी मैंने बताया है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम मैंने पहले भी आपको बताया है या नहीं बताया? दो पोटेशियम बन गए। तीन सोडियम बाहर। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर। ये तो मेंटेन करके रखना है उसमें। क्या करके रखना है? कि मेंटेनिंग कैसे हो रही, ये कैसे है बाहर ज्यादा, किस कारण से बाहर है, जिस कारण से बाहर ज्यादा है, ये भी तो पकड़ो जरा बात। तो हमने ये मान लिया कि बाहर है, बाहर कोई नॉर्मल अवस्था में भाई इसके ये मेंटेन कर रहा है। ये कैसे मेंटेन कर रहा है? सामान्य अवस्था में इम्परमेबल है, कोई नहीं जा रहा सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम जा सकता है, सोडियम नहीं जा रहा है। अब क्या कर रहा है पंप? 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, तभी तो सोडियम बाहर ज्यादा रहेंगे और पोटेशियम अंदर कम, पोटेशियम अंदर ज्यादा रहेंगे। मैंने कहा है देखो, वो सामान्य कंडीशन बनी कैसे जो आपने शुरू में पढ़ी कि सामान्यतः इम्परमेबल है, बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं भाई? इस कारण। पोटेशियम अंदर क्यों है? इस कारण, पंप के कारण। पंपिंग में नेगेटिव आयन तो जा नहीं रहा और उसके लिए इम्परमेबल है, ठीक है नहीं? उसके लिए क्या है? ये इम्परमेबल। आई बात समझ में नहीं? ये जो मैंने कंडीशन बनाई है भाई, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है और नेगेटिव चार्ज,
ये कंडीशन बनी कैसे? दो कारण है इसमें। नंबर एक, चैनल की परमेबिलिटी। क्या है? चैनल की परमेबिलिटी। क्या है चैनल की परमेबिलिटी? किसके लिए परमेबल है ये? पोटेशियम के लिए। यानी पोटेशियम के लिए परमेबल है, पोटेशियम आ जा सकता है। किसके लिए परमेबल है? सोडियम की और नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज भी आ जा सकता, फिर तो ये बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही ना रहता। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, बाहर पोटेशियम का ज्यादा होना, अंदर बाहर सोडियम का ज्यादा होना, अंदर पोटेशियम का ज्यादा होना और नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होना, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? इन चैनल्स एंड पंप के मेंटेन हो रहा है, पंप के द्वारा। मेंटेन किसके द्वारा है? पंप क्या काम कर रहे हैं? देखो पोटेशियम आ जा रहे हैं, पोटेशियम के लिए परमेबल है चैनल। पोटेशियम में क्या है? तो पोटेशियम बाहर जा सकता है, बाहर जाएगा, बाहर से अंदर भी आ सकता है। बाहर से पोटेशियम के अंदर आने का मतलब क्या है? अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर भी पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पोलैरिटी खत्म होगी। पोलैरिटी तभी तो मेंटेन है अगर बाहर प्लस है नीचे माइनस है, तो वो तभी आयनों के ऊपर, आयनों की नंबर के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। अगर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है तो वो तो खत्म। निश्चित रूप से नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पर बनती। अब क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस कारण से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया विभिन्न आयंस के बीच। ठीक, अब इसे मेंटेन करके कौन रख रहा है? बाहर ज्यादा कैसे बने हुए हैं ये? बाहर ज्यादा कैसे बने हुए हैं ये? इन पंप के द्वारा। किसके द्वारा? जब ये एनर्जी खर्च करते तो ऐसा नहीं है कि अंदर सोडियम नहीं है, है सोडियम, और ये नियरली इम्परमेबल कहा है मैंने, कंप्लीटली इम्परमेबल नहीं कहा मैंने। तो ये क्या करते हैं कि 3 पोटेशियम बाहर, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। अब देखो यहां चार्ज कैसा आ गया? कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अंदर कैसा रहा? नेगेटिव। तो एक ये रेस्टिंग पोजीशन में हो रहा है। किसमें हो रहा है? और चार्जिंग का ये काम हो रहा है, तो इसे कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चों इसे? एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है चार्ज के कारण। भैया विभव क्या है? विभव अंतर, विभांतर पढ़ा है ना? विभव और विभांतर पोटेंशियल। यस सर। एंड वोल्टेज पढ़ी है आपने? तो क्या है? बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसे, और ये किस पोजीशन में है? रेस्टिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे? क्लियर होगी ये बात? है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा और आगे बढ़े। तो ये है कि ये हमारी पोलराइज है। क्या है? पोलराइज है हमारी। अब जैसे ही कोई किसी हिस्से में एक्सोन के कोई इंपल्स क्या होता है? इंपल्स क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो ये चैनल जो है परमेबल हो जाते हैं सोडियम आयन के। चैनल्स क्या होते हैं? सोडियम आयन के लिए क्या हो जाते हैं? परमेबल। और तेजी के साथ सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ रश कर जाते हैं। इतने एरिया में, मान लिया ये यूनिट ए है, जितने एरिया में इंपल्स हुआ, क्रिएट हुआ, सोडियम चैनल्स खुल गए। चैनल से खुलते ही क्या हुआ? सोडियम तेजी के साथ अंदर धड़ाधड़ 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 सोडियम अंदर भर जाएगा। सोडियम के अंदर भरते ही बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, रिवर्स। और ये जो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, इट इज कॉल्ड इम्पल्स। इसे हम क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे भी रिवर्स। हाँ, ना जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया इसने। अब तेरी केमिस्ट्री चेक करता हूं मैं। अब क्या करता हूं, केमिस्ट्री चेक करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बच्चे भी सुनेगी। सोडियम का क्या है, 11, 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया, कौन निकला, ये क्या हो गया, पहले इसका जवाब दे। पॉजिटिव तो यहां पे आया नहीं, ये पॉजिटिव कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, हैं? नेगेटिव। आगे थी बात समझ में। सोडियम पे कैसा चार्ज है, और जब सोडियम बाहर से अंदर आ गया तो वहां पे कौन सा चार्ज बच गया, कौन से चार्ज रह जाएंगे, आई बात समझ में नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही खेल है जैसे ये खेल है, समझ गई। तो भैया सारा धन, देखो ये कंपैरेटिव है, क्या है, कंपैरेटिव चार्ज है। दोनों तरफ प्लस भी है माइनस भी है, दोनों तरफ प्लस भी है और, लेकिन जिसपे प्लस ज्यादा वो पॉजिटिव, जिसपे प्लस कम रह गया वो, ये खेल, ठीक है नहीं। अब यहां पर सारा का सारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बाहर, नेगेटिव। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्स। डीपोलराइजेशन हो गया, ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो यहाँ पे इम्पल्स क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई, इम्पल्स क्रिएट हो गई, उद्दीपन उत्पन्न हो गया इस डिफरेंस के कारण। अब हम इसके आगे देखते हैं। अभी तो एक जोन है इतने हिस्से में ही हुआ, लेकिन यहां तो पहले से ही प्लस है, और अंदर क्या है, माइनस। अंदर क्या है, थोड़ा सुन लेंगे अगर सुन सकता है, चल जा अगर इमरजेंसी। अभी हमने इम्पल्स का क्रिएशन तो बता दिया, लेकिन कंडक्शन तो नहीं बताया, आगे कैसे बढ़ रहा है ये। हमने बताया इम्पल्स पैदा हो गई, चलो भाई ये इतनी बड़ी न्यूरॉन है, इतना बड़ा ये न्यूरॉन है, और इसमें यहां पर इम्पल्स क्रिएट हो गई। क्या हो गई क्रिएट, लेकिन ये आगे भी तो बढ़ रही है। आगे कैसे जा रही है, ये संवेदना आगे कैसे जा रही है, ये संदेश आगे कैसे जा रहा है, जरा कंडक्शन पढ़ो उसका। क्या पढ़ो, कंडक्ट कैसे हो रही है, कंडक्ट कैसे हो रही है, देखिए भाई ध्यान से सुनेंगे। ए पोर्ट में तो डीपोलराइज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अगर इस इतनी यूनिट को मैं बी मान लू, यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस, और बाहर क्या है, पॉजिटिव। बाहर अंदर प्लस हो गया तो चार्ज करंट तो इधर से इधर बहेगा, करंट तो इधर से इधर बहेगा, और बाहर इधर से इधर बहेगा, इधर से इधर बहेगा, बाहर इधर से, तभी तो सर्किट पूरा होगा। देखो सेल पढ़े ना आपने, कैथोड एनोड, और जब जोड़ते हैं बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो करंट केवल बाहरी परपथ में नहीं होता, अंदर भी करंट बहता है। बाहर पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, तभी सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा ना हो तो सर्किट टूटा हुआ सर्किट है, चलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे बी, यहाँ पर यानी ए से बी की तरफ, और ऊपर की तरफ बी से, अगर मैं इस तरह से कहूँ, हमेशा चार्ज आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तभी ये सर्किट पूरा हो जाएगा, तभी ये सर्किट क्या होगा। अब कहानी बदल जाएगी, जैसे ही इधर पॉजिटिव इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो वही वाली कंडीशन यहां बन जाएगी जो यहां बनी थी। तो इम्पल्स यहां की बजाय कहां आ गई, अब ये यहां आ गई। क्या आ गई, आगे क्या नहीं, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव चले गए, अंदर से इधर की तरफ पॉजिटिव घुस गए, तो बाहर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया, तो वही इंपल्स है। लेकिन ये जो चैनल जो है, अब यहाँ इसका क्या होगा भाई, ऐसे तो चलती रहेगी कहानी, नो। अब होगा ये
कि चैनल्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। क्या होती है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, फिर थोड़ी देर में ये क्या हो जाती है? चैनल्स क्या हो जाते हैं? बंद। और बंद होते ही ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, लेकिन ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। ये इम्पल्स जो है इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और अपने इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? इफेक्टिव ऑर्गन तक। हाँ, अगर बीच में ज्वाइंट्स है तो कहां तक पहुंच जाएंगी ये? कहां तक पहुंच जाएंगी ये? साइनेप्टिक नोब तक पहुंचेंगी। कहां तक पहुंचेंगी ये? साइनेप्टिक नोब तक पहुंचेंगी। बताओ ये कहानी समझ में आई या नहीं? कितने बच्चों को आई? हाथ खड़ा करो। आ गया इम्पल्स। कोई दिक्कत? इससे पहले हमने मसल्स में पढ़ाया था आपको, मसल्स में, है ना? और अब नर्व में मैंने पढ़ा है। तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को, इसमें कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। पोलराइज रहती है हमारे एक्सोन, एक्सोलेमा। पोलराइज रहने का कारण क्या है? बाहर सोडियम ज्यादा, इसमें चैनल्स हैं, कुछ पंप भी हैं। चैनल सामान्य अवस्था में इम्परमेबल होते हैं, किसके लिए? नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम के लिए। और परमेबल किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में क्या रहता है कि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर नेगेटिव और पोटेशियम ज्यादा है। लेकिन इसे मेंटेन करने का काम पंपिंग के द्वारा होता है। पंप के द्वारा एनर्जी खर्च करके 3 सोडियम बाहर, 2 और 2 पोटेशियम अंदर, जिससे बाहर पोलराइजेशन की हमेशा कंडीशन बनी रहे, पोलराइजेशन हमेशा बना रहे। लेकिन और इसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन, क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नेगेटिव प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है और इट इज द रीजन ऑफ पोलराइजेशन। इट इज द रीजन ऑफ, और इसे क्योंकि ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव। ठीक। अब जैसे ही कोई इंपल्स आती है, कोई उद्दीपन, स्टिमुली आती है, स्टिमुली के आते ही चैनल्स क्या होते हैं? परमेबल हो जाते हैं। किसके लिए? सोडियम आयंस के। और सोडियम आयंस के परमेबल होते ही क्या होता है? धड़ाधड़ सोडियम आयन क्या हो जाते हैं? अंदर भर जाते हैं, एक्सोप्लाज्म में भर जाते हैं। एक्सोप्लाज्म में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते ही बाहर कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिव। अंदर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन। इसे क्या कहते हैं? यही क्या है? इम्पल्स। यही क्या है बच्चे? इम्पल्स है। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब लेकिन ये आगे कैसे बढ़े? भैया इतने हिस्से में ही चैनल्स एक्टिव हुए थे, सारे के सारे नहीं हुए, पूरी एक्सोनिमा में ये काम हो गया। बाकी तो ऐसे ही है जैसा। तो यानी बाहर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ प्लस होते ही करंट तो एकदम भागेगा इधर से इधर। करंट इधर से इधर और इधर से इधर भागने लगता है सर्किट पूरा होने से। जैसे ही पॉजिटिव आयन इधर आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बाहर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिपोलराइजेशन इस एरिया का हो गया तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ, इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में करते करते ये पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच होता क्या रहता है? जहां जहां से इम्पल्स आगे बढ़ती रहती है, चैनल क्या होते रहते हैं? चैनल्स क्या होते रहते हैं? परमेबिलिटी क्या हो जाती है? बंद। तो भैया सोडियम आयन यहाँ से यहाँ आगे, यहाँ से क्या आगे? यहाँ आगे। और फिर इसी बीच यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? रेस्टिंग फेस आ गया। क्या आ गया? पंप एक्टिव हो गए। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, पंप एक्टिव हो जाएंगे। चैनल बंद हुए तो पंप के द्वारा यही मेंटेन करके रखेंगे और इस तरह धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रहती है। और कहां तक चलती रहती है? जब तक कि ये इम्पल्स जो है साइनेप्टिक नोब तक ना पहुंच जाए। इसके बाद शुरू होता है ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक नर्व से इम्पल्स का दूसरी नर्व पे ट्रांसफर होना। विकल्प देखेंगे, विकल्प पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों ये बताइए मुझे, सब बच्चे हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं, सब बच्चों को नर्वस सिस्टम समझ में आया यहां तक? हैं? इम्पल्स कैसे क्रिएट होती है समझ में आया? कैसे कंडक्ट होती है समझ में आया? क्योंकि इस लेसन में ना बच्चों
एक थोड़ा सा ये पार्ट था जो आपको समझना था। कल ट्रांसमिशन समझेंगे क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे क्या आएंगे। अब जैसे ब्रेन है, ब्रेन में कितने सारे नाम हो जाएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे शायद, या कुछ पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़े होंगे। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने रिवाइज भी कराया आपको ये अच्छी तरह से कि बच्चों को एक एक पॉइंट रिवाइज हो जाए। अब जो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है, उसे लेसन बहुत अच्छा हो जाए। और सीधी सी बात है, जो फिजिकल पढ़ के पक्का होता है ना, वो ऑनलाइन नहीं होता। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं बीच बीच में, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व। ऑनलाइन में इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। यस सर। वहां पे आप तो ठीक है, मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वॉल्व, तो इंटरेक्शन यहाँ पे हो। इंटरेक्शन एंड कंप्लीमेंट टू देयर फंक्शन इज नोन एज coordination. Is known as coordination. Is that clear? Thank you very much. आपने सुना ध्यान से बात को, इसके लिए बहुत बहुत